विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान में 15वें पाठ में ओजोन के बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन क्या होता है। देखिए, हम लोग के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान से समझना। ओजोन की परत के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन की परत के बाद जैव विघटनीय कचरा और जैव अविघटनीय कचरा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कचरे के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों मुद्दे बोर्ड की एग्जाम के लिए एकदम आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। हर साल इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और आपको कंप्यूटराइज नोट्स भी मिल जाएगी। उसको देख करके आप किस प्रश्नों का उत्तर कितना लिखना है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है। वातावरण में ओजोन की भूमिका का वर्णन करो, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझें कि जो ओजोन है वह हमारे वातावरण का जो स्तर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें पाया जाता है। कौन से स्तर में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? तो आप देखिए, हम लोग 9th में पढ़ चुके थे कि पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक लगभग ऊंचाई तक के भाग को वातावरण कहते हैं। इस वातावरण को 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था ट्रोपोस्फीयर, दूसरा भाग था स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा भाग था मेसोस्फीयर और चौथा भाग था थर्मोस्फीयर। जो दूसरा भाग है स्ट्रेटोस्फीयर, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में देखिए, इसके ऊपरी सतह में ये येलो कलर का मैं हाईलाइट किया गया हूँ, इसी जगह पर ओजोन पाया जाता है। अब आपको बात समझ में आ गई कि ये पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है या पृथ्वी की सतह स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। दूसरा चीज, ओजोन गैस विषैली गैस होती है। कैसी गैस होती है? विषैली गैस होती है। और इस तरह हिंदी में इसको लिखते हैं ओजोन। इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। O3 का मतलब, ओ किसका रासायनिक सूत्र होता है? ऑक्सीजन का। यहाँ पर 3 दिया गया है, इसका मतलब कि यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ओजोन किससे मिलकर के बना हुआ है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे कि ओजोन बनता कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर वातावरण में ओजोन को दिखाया गया है। सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है। तो जब सूर्य का प्रकाश में परावैंगनी किरण पहुँचती है और वातावरण में ऑक्सीजन पर टकराती है, देखिए वातावरण के ऑक्सीजन पर कौन सी किरणें? परावैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट रे या यूवी कहा जाता है। परावैंगनी लिखे या यूवी लिखे। तो परावैंगनी किरणों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा के प्रभाव से यह ऑक्सीजन के अणु 2 परमाणुओं में टूट जाता है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के जो 2 परमाणु होते हैं वह ऑक्सीजन के अलग अलग परमाणु हो जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन का जो स्वतंत्र परमाणु कहलाएगा। जब अकेले हो गया तो परमाणु, 2 के साथ है तो अणु। अब ये ऑक्सीजन का स्वतंत्र परमाणु यानी O दूसरे ऑक्सीजन के अणु के साथ यानी O2 के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो यहाँ बनता है O3, और O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन तैयार होता है। फिर से एक बार आप ध्यान से समझ लें। सूर्य के प्रकाश में स्थित परावैंगनी किरणें वातावरण में जब ऑक्सीजन पर पड़ती है तो परावैंगनी किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिससे वह ऑक्सीजन के अणु को, यहाँ 2 है तो अणु बोलेंगे, ऑक्सीजन के अणु को 2 परमाणुओं में विखंडित कर देती है या तोड़ देती है। अब ये ऑक्सीजन का एक स्वतंत्र परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के अणु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ओजोन का निर्माण करता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है और यह एक विषैली गैस होती है। अब जितना मैं आपको समझाया, यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा गया है।
ओजोन वातावरण के ऊपरी सतह स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, ये आपको बताया, अलग अलग सतह था, आकृति के साथ बताया था। ओजोन एक विषैली गैस है, ये भी बता दिया। इसका रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन यानी O3 का अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना है, O3 है तो इसमें 3 परमाणु है। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से ओजोन का निर्माण होता है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें अत्यधिक ऊर्जा के कारण ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित यानी तोड़ देती है। अभी आपको ये समीकरण के साथ समझाया था कि परावैंगनिक जब किरणें आती है तो ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ के अलग अलग स्वतंत्र परमाणु बना देती है, और जिससे स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणु बनता है। अब ऑक्सीजन का स्वतंत्र परमाणु यानी वो ऑक्सीजन के अणु यानी O2 के साथ संयोजन करके यानी जुड़ करके ओजोन का निर्माण करते यानी O3 बनता है। यह प्रश्न पूरा हो गया। अब इसका महत्व क्या है? महत्व का मतलब ये वातावरण में रहेगा तो इसके लाभ क्या है? अब इसका लाभ ये है, देखिए, जब ओजोन रहेगा तो यहाँ से परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। सबसे पहले लाभ अपना यही है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है। देखिए, ओजोन का पहला लाभ क्या है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकना। अब जब परावैंगनिक किरणें उधर ही रुक जाएगी, ओजोन परावैंगनिक किरण को इधर ही रोक देगा, इधर जाने ही नहीं देगा। जब परावैंगनिक किरण इधर ही रुक जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों की रक्षा होती है। परावैंगनिक किरण जब रुक जाएगी तो परावैंगनिक किरण से सजीवों की रक्षा होती है। दो इसके लाभ है, तो यहाँ पर दिया गया है ओजोन स्तर की भूमिका, कार्य या महत्व। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। दूसरा, परावैंगनिक किरणों के अवशोषण से पृथ्वी पर के जीवों की रक्षा होती है। अब हम आगे टॉपिक ये पढ़ेंगे कि ओजोन के विघटन के लिए कौन कौन से रसायन जिम्मेदार है। अब देखिए, अगर ये ओजोन का विघटन हो जाए तो परावैंगनिक किरणें यहाँ पृथ्वी पर पहुँचेगी, बहुत सारा नुकसान पहुँचाएगी। उस नुकसान के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे, ध्यान से आप देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ओजोन के विघटन के लिए कौन से रसायन जिम्मेदार है, यानी कौन कौन से रसायन से ओजोन का स्तर टूट जाता है जिससे हम लोगों को खतरा होता है। तो पहला रसायन होता है CFC, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का स्तर टूटता है। दूसरा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तीन ऐसे रसायन हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कार्बन का रासायनिक सूत्र है HFCS, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये तीन ऐसे रसायन हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी तरह के अपने को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि ये तीनों रसायन उत्पन्न हो। अब ये समझा जाए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये कहाँ पे उत्पन्न होता है। हम लोग घरों पर फ्रिज का उपयोग करते हैं, AC का उपयोग करते हैं, और फ्रिज में, AC में या अग्निशामक कोई यंत्र उत्पन्न करते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यानी CFCS का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, जब वो ठंडा करेगा, अग्निशामक यंत्र में, और AC में, एयर कंडीशनर में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। अब देखिए, प्रकृति ने हम लोग की रक्षा करने के लिए ओजोन के स्तर का निर्माण किया, यानी ऐसा निर्माण हुआ जिससे हम लोगों की स्वयं रक्षा होती है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि ओजोन के स्तर की रक्षा करें, किसी भी हालत में ओजोन का स्तर कमजोर न हो। तो एक बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ 1987 में। देखिए, कब हुआ था? 1987, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ, जिसके अंतर्गत
सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव रखा गया कि CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही रखा जाए। इसका मतलब कि वातावरण में जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1986 तक है उसको उतना ही रखा जाए। किसी भी हालत में इससे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। ये कहाँ पर प्रस्तावित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका नाम है, 1987 में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक ये भी निर्देश दिया गया कि दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियां CFC रहित का मतलब जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो ऐसा फ्रिज बनाए। तो देखो ऐसा प्रश्न पूछा गया कि किस कार्यक्रम के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs के उत्पादन को सीमित रखने का प्रस्ताव लाया गया। कार्यक्रम का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। सन क्या था? 1987। उसमें सर्वसम्मति से यानी सब लोग सहमत थे, यह प्रस्ताव रखा गया कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित कर दिया जाए और दुनिया की सभी कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। उसी समय एक ये भी हुआ था कि जब ये कार्यक्रम तय हुआ तो ओजोन की स्तर में एक जगह पे हल्का सा छिद्र हुआ था, यानी ओजोन की स्तर में कमी आई थी। तो जब ये कार्यक्रम हुआ उसके बाद से पूरी दुनिया मिलकर के इसके पीछे काम करने लगी। तो CFC के उत्पादन में जब कमी हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जब उत्पादन में कमी हुआ तो जो छिद्र का आकार था, ओजोन में जो छिद्र हुआ था वो पहले से थोड़ा कम हो गया। क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप उसको पढ़ना समझ में आएगा। अब अपने को ये पढ़ना है कि अगर ओजोन की स्तर में कमी हो, यानी ओजोन की स्तर में अगर छिद्र हो जाए, देखिए यहाँ पर अगर कोई छेद हो जाए तो सूर्य का प्रकाश अगर आने लगे यहाँ से, अगर अंदर पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाए तो क्या क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो निम्नलिखित प्रभाव दिखते हैं। कौन कौन से परिणाम दिखते हैं? तापमान में वृद्धि, यानी ओजोन का स्तर जब कम होगा तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में जब वृद्धि हो जाएगी तो वर्षा में कमी होगी, वर्षा कमी होगी तो खेती बाड़ी सब बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, जब परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी तो मनुष्य की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगी। मनुष्य के त्वचा में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेगी, दागे दागे होने लगेंगे, त्वचा का कैंसर होने लगेगा। परिस्थिति तंत्र, जो हम लोग पढ़े थे कि सभी जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, परिस्थिति तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ जीव गायब हो जाए। जब कुछ जीव गायब हो जाए तो आहार श्रृंखला टूट जाए, आहार चैन टूट जाए, फूड चैन टूट जाएगा तो पूरा जीवन संकट में आ जाएगा। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो सकती है जिसे अपमार्जक हम कहते हैं। फिर वातावरण को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जैव निम्नकरणीय अथवा जैव विघटनीय पदार्थ अर्थात क्या। अब देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम रख दें तो स्वतः कुछ टाइम बाद अपने आप सड़ जाते हैं। उदाहरण के रूप में बचा हुआ खाना अगर हम मान लें, बचा हुआ अगर खाना आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में सुबह बन जाता है तो शाम को उसमें से खटास की गंध आने लगती है। 2 दिन बाद देखोगे तो बदबू मारने लगेगा, यानी अपने आप को सड़ने लगेगा। वो उसका स्वतः विघटन होने लगेगा अपने आप, बिना कुछ डाले। अगर जमीन पर हम कागज फेंक दें तो वह कागज कुछ दिनों बाद उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की लेयर जम जाएगी और वो मिट्टी में सड़ जाएगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः बिना कुछ मिलाए अपने आप विघटित हो जाते हैं। जैसे बचा हुआ खाना है, कागज है, फल सब्जी के छिलके इत्यादि, ये सब क्या है, अपने आप विघटित हो जाते हैं, अपने आप सड़ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय अथवा जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा दिया गया है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम से यानी अपने आप बिना कुछ किए, बिना कोई केमिकल डाले अपघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे बासी भोजन, फल, सब्जी के छिलके, कागज इत्यादि। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसी में कि अजैविक निम्नीकरणीय
पदार्थ अर्थात क्या? तो ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम से, जैविक प्रक्रम का मतलब कि अपने आप अपघटित नहीं होते, अपने आप नहीं सड़ते, उसे अजैविक निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में प्लास्टिक, कांच, धातु इत्यादि। यहाँ पर बचा हुआ खाना था अपने आप सड़ जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर कांच का टुकड़ा 2-4 वर्ष के लिए भी मिट्टी में दबा के छोड़ दो, वैसे का वैसे ही रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा? अजैविक निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय। तो देखिए, जो स्वतः अपने आप अपघटित हो जाए उसको हम कहेंगे जैव निम्नीकरणीय। जो अपने आप स्वतः विघटित ना हो या स्वतः उसका सड़न ना हो तो उसको हम कहेंगे अजैव निम्नीकरणीय। उदाहरण में प्लास्टिक, कांच और धातु है। अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे, कचरा अर्थात क्या? कचरा किसे कहते हैं? अब ये बताओ, कई बार आप क्लास में खड़े होते हैं, आपको सर बहुत डांट देते हैं, फिर वापस बिठा देते हैं, तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं? कचरा हो गया। तो ऐसा कचरा ये नहीं है, ये हम लोगों के घर उपयोग से संबंधित कचरा है। यानी कुछ ऐसे सामान होते हैं जो अनैच्छिक होते हैं। अनैच्छिक का मतलब अपने इच्छा के विरुद्ध, बिन उपयोगी होते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। उदाहरण के रूप में कुरकुरे की थैली लेकर कुरकुरे खाए और उसकी प्लास्टिक की थैली बच गई, अब वो बिन उपयोगी है। अनैच्छिक, बिन उपयोगी। और अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है बचा हुआ पदार्थ। इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? कचरा कहते हैं। पहली परिभाषा यही लिखी गई है, अनैच्छिक, बिन उपयोगी। घर में उपयोगी वस्तुओं के अपशिष्ट पदार्थों को, जो वस्तु काम में आने वाली है उसमें से बचे पदार्थों को, जो काम में आने वाली है उसमें से बचा हुआ पदार्थ का मतलब, जैसे मान लो कि खाना घर पे बना, एक रोटी बच गया, अब वो एक रोटी कोई खा नहीं पाएगा, अब वो बेकार जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कचरा कहेंगे। तो ये कचरे की परिभाषा है। अब कचरे के प्रकार का वर्णन करना है, देखना बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ एक बार समझोगे याद हो जाएगा। कचरे को 2 भागों में बांटा गया। देखो, एक तो कचरे के स्वरूप के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, और दूसरा उसके विघटन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। स्वरूप के आधार पर 2 भागों में कौन कौन बांटा गया है? तो ठोस कचरा और तरल कचरा। तो सबसे पहले हम इसको देख ले, ठोस कचरा क्या है और तरल कचरा क्या है। ठोस कचरा में क्या है? जो प्रवाहित ना होता हो, जो बहे ना, यानी रसोई घर का कचरा, फल और सब्जियों के छिलके, हड्डी, कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब ठोस कचरे में आते हैं। द्रव कचरा या तरल कचरा क्या है? तो जो बहता हो, जो तरल स्वरूप में हो, यानी प्राणियों के मलमूत्र गटर से बह जाते हैं, गटर का पानी ये भी बहता है, कारखानों से निकलने वाला गटर का पानी, गांव के नालियों का पानी, इसके स्वरूप क्या है? तरल पदार्थ है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये बह के जाते हैं, तो ऐसे कचरे को हम तरल कचरा कहते हैं। इत्यादि द्रव कचरा में इनका समावेश होता है। अब विघटन के आधार पर 2 प्रकार के कचरे होते हैं। विघटन के आधार पर कौन कौन से 2 प्रकार के कचरे होते हैं? तो एक होता है जैव विघटनीय और दूसरा होता है अजैव विघटनीय। अब ये जैव विघटनीय क्या है? तो जो अपने आप विघटित हो जाए जैविक प्रक्रम के द्वारा, यानी अभी मैं बताया कि बचा हुआ खुराक, फलों के छिलके, बासी खाना, इसको कहीं मिट्टी में फेंक देंगे तो कुछ दिन बाद सड़ करके स्वयं मिट्टी बन जाएगा। पौधों का पत्ता, लकड़ी को भी मिट्टी में छोड़ देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, स्वतः सड़ के वो गायब हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे कचरे को हम जैव विघटनीय कचरा कहते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या है? खाना है, खाना के बाद कपड़ा, ये भी स्वतः सड़ जाता है या स्वतः इसका विघटन हो जाता है। इसके बाद क्या है? कागज है, ये जैव विघटनीय कचरा में कहलाएगा। अजैव विघटनीय कचरा मतलब जिसका विघटन जैविक प्रक्रम के द्वारा न हो। उदाहरण के रूप में क्या है? कांच को मिट्टी में दबा के रखेंगे, उसका विघटन नहीं होगा, यानी वो सड़ेगा नहीं। कोई धातु का टुकड़ा है, स्टील का टुकड़ा अगर दबा दो मिट्टी में, वो भी नहीं सड़ेगा। इसके बाद प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब कैसे हैं? ये सब अजैव विघटनीय कचरा है।
देखिए, ऐसे कचरे जिनका जैविक प्रक्रम के द्वारा विघटन किया जा सके उसे जैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय और जैव विघटनीय एक ही है। फल और सब्जी के छिलके, कागज, कपड़ा इत्यादि। अजैविक निम्नीकरणीय कचरा यानी अजैव विघटनीय ऐसे कचरे जिनका जैविक प्रक्रम के द्वारा विघटन ना हो, जिनका अपने आप विघटन ना हो, स्वतः विघटन ना हो, उसे अजैविक निम्नकरणीय कचरा कहते हैं। कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये सब कचरे कैसे हैं कि इनका अपने आप विघटन नहीं होता, तो इसका उपयोग आप भी बहुत कम करना, न के बराबर। एकदम जरूरी हो तो ही इन पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनका अपने आप विघटन नहीं होता, ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें। ये चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके स्वाध्याय के प्रश्न आप लिखिए और स्वाध्याय के प्रश्न का आंसर जो नहीं आएगा कमेंट में लिखिए, उस प्रश्न का आंसर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। जय हिंद।